हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जिसके अंदर हम कंबशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और जो भी सारी रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन वगैरह सारा कवर करेंगे। तो हम आज का अपना टॉपिक स्टार्टिंग करते हैं कंबशन से। इससे पहले जो लास्ट क्लास थी वो हमने पढ़ा था आयोपिक नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। इससे पहले के लेक्चर अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक है हमारा कंबशन। तो हम स्टार्ट करते हैं कंबशन। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड टॉपिक, चैप्टर का पहला टॉपिक कंबशन, और यह है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज का केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो कि है कंबशन। कंबशन होता है क्या है? कंबशन बेसिकली कि किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना कंबशन कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना, और प्रोडक्ट में हमें CO2 एंड वाटर मिलता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंबशन। क्या बोलते हैं? कंबशन। बर्निंग ऑफ, या इट इज डिफाइंड द प्रोसेस इन विच burning of substance in the presence of oxygen। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना टू फॉर्म CO2 एंड वाटर, या लिख सकते हो CO2, वाटर एंड heat and light is called combustion। किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना क्या कहलाता है? कंबशन। किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और बाय प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं, प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा? CO2, वाटर एंड हीट एंड लाइट। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंबशन, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कंबशन रिएक्शन। तो इसके अगर हम रिएक्शन लिखें, एग्जांपल देख लो। हम कार्बन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कार्बन के कंपोनेंट का ही कंबशन करेंगे, जैसे मीथेन, इथेन। पहला अगर मैं मीथेन का कंबशन करूं, CH4 क्या होता है? मीथेन। क्या होता है CH4? मीथेन। अगर हम मीथेन का कंबशन करें, कंबशन मींस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करें, तो हमें मिलता है CO2, वाटर एंड हीट एंड लाइट। ठीक है, हीट एंड लाइट। तो कंबशन जिसे दहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दहन। कंबशन कर रहे हैं हम मीथेन का कंबशन करते हैं तो हमें मिलता है CO2 एंड वाटर। अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करूं, यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करना मस्ट इंपोर्टेंट। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो ये हो गया 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने? 2, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? 4। ठीक है, कार्बन तो 1 था, तो ये हो गया 2O2। तो ये हमने करा है कार्बन का कंबशन। सेकेंड, ये तो बेसिक रिएक्शन से नेक्स्ट आता है, जैसे कि एग्जाम्पल इथाइन, C2H2। इथाइन, क्या नाम है? इथाइन। ये अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर, जिसको बोलते हैं एसिटिलीन गैस। ठीक है, क्या बोलते हैं? एसिटिलीन गैस। इसका अगर हम कंबशन करें, कंबशन भी कभी भी करते हैं तो क्या मिलता है हमें? CO2 एंड वाटर, और साथ के साथ हीट एंड लाइट। ठीक है, हीट एंड लाइट। किसी भी चीज को जलाते हैं तो वहां से हीट और लाइट रिलीज होती है, एमिट करती है, तो ये हीट एंड लाइट। अभी रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखो, कार्बन कितने? 2, कार्बन 2 थे, तो कार्बन ये हो गए 2। हाइड्रोजन कितने? 2, हाइड्रोजन 2 है। अब बारी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 2 जा 4 एंड 1 5 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट में अगर 5 करने हैं तो इसको हम कर सकते हैं 5/2, कि देखो 2 से 2 अगर मैं इसे काउंट करूं तो 2 से 2 कैंसिल आउट। कितने ऑक्सीजन के आइटम है? 5, और प्रोडक्ट में देखो 2 2 जा 4 एंड 1 5। तो ऐसे फ्रैक्शन में भी बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हमने इथाइन, जिसे एसिटिलीन गैस बोला है, ये एसिटिलीन गैस का कंबशन कर रहा है, जिसमें हमें CO2 एंड वाटर मिला है, और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने? 5/2। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है मीथेन
इथाइन। तो कंबशन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और CO2 और वाटर रिलीज होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंबशन और इस रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन। तो आज का हमारे टॉपिक सारे यही है केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें कंबशन पढ़ेंगे, अभी और भी इसमें बहुत सारी टर्म्स आएगी। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एडिशन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, सैचुरेशन के लिए कौन सा टेस्ट है, अनसैचुरेशन के लिए, दोनों में डिस्टिंग्विश भी करेंगे। तो एक और एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का, इसे नोट करें। बेंजीन C6H6 जिसको हम बोलते हैं बेंजीन। हमने लास्ट क्लास जो भी हुई थी लेक्चर में, हमने बेंजीन का आईयूपैक नोमेनक्लेचर भी करा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पीछे जाके देख सकते हो। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका अगर मैं रिएक्शन करूं, कंबशन करूं, तो हमें पता है CO2 मिलेगा, वाटर, हीट एंड लाइट। अब रिएक्शन को बैलेंस, ये बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग क्वेश्चन आगे जाता है। देखो कार्बन कितने थे, 6, तो प्रोडक्ट में भी हो गया 6 कार्बन। अब मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन कितने 6 और प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा, ये भी हो गया 6। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन लेफ्ट में 2 है, अगर मैं राइट की बात करूं प्रोडक्ट साइड में 6 2 जा 12 एंड 3 15, राइट में 15 है और लेफ्ट में 2, तो देखो 2 है। अब इसको 15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 15/2 से मल्टीप्लाई, 7.5 से नहीं कर सकते, पॉइंट में नहीं करते, तो ये क्या होगा 15/2, 2 से 2 कट गया, तो कितने ऑक्सीजन है 15, और राइट में भी कितने थे 15। तो ये हमने बेंजीन का कंबशन करा और रिएक्शन को बैलेंस करा, और बैलेंस करके हमें क्या मिला 15/O2। तो कंबशन बेसिकली होता है क्या है, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और प्रोडक्ट में हमें CO2, वाटर, हीट एंड लाइट मिलता है। तो ये तो था कंबशन। अब आता है अगला टॉपिक कि कंबशन करते टाइम 2 टाइप की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, येलो एंड ब्लू फ्लेम। कौन कौन सी, येलो एंड ब्लू फ्लेम। तो अब हम देखते हैं कि येलो फ्लेम कौन प्रोड्यूस करता है और ब्लू फ्लेम कौन प्रोड्यूस करता है। और सूती और नॉन सूती डिपॉजिट, ब्लैक स्मोक किसमें निकलता है और किसमें व्हाइट स्मोक, तो हम देखने वाले अब। तो अगला टॉपिक देखो, तो इसे पॉइंट करके लिख लेता है। बर्निंग ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कौन से होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन वाले। सैचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक, अगर हम सैचुरेटेड कंपाउंड को बर्न करें, जैसे कि मीथेन, नाम लिख लेते हैं, लाइक मीथेन, इथेन, नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैस, LPG, केरोसिन ऑयल, ETC, ये सब होते हैं सैचुरेटेड। अगर हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स को बर्न करें तो क्या मिलता है, टू प्रोड्यूस्ड विच कलर ऑफ फ्लेम, ब्लू फ्लेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू फ्लेम कौन प्रोड्यूस करते हैं, तब हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स को बर्न करते हैं, या फिर सैचुरेटेड कंपाउंड्स का कंबशन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ब्लू फ्लेम। और एग्जांपल जैसे कि मीथेन सैचुरेटेड है, इथेन, केरोसिन, LPG, नेचुरल गैसेस एंड ETC, ये जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ये बर्न करने के बाद हमें ब्लू कलर की फ्लेम देते हैं। इसके लिए हमने एक शॉर्ट का एक्सपेरिमेंट भी करा था, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करें, कैसे हम फ्लेम टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड किस कलर की फ्लेम देते हैं, ब्लू, और अनसैचुरेटेड येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। कौन से कलर की, येलो कलर की। तो अनसैचुरेटेड के लिए देख लो, अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बर्निंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स like ethene, इथाइन, इथीन हो गया, इथाइन हो गया, बेंजीन, एक अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्डेड होता है, एसेक्ट्रस, टू प्रोड्यूस्ड
विच कलर ऑफ फ्लेम? येलो फ्लेम, टू प्रोड्यूस येलो। ये इंपॉर्टेंट है काफी, येलो फ्लेम। तो आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को बर्न करके पता लगा सकते हो कि वो कौन सी फ्लेम प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फ्लेम से पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। मैंने बताया भी इसके लिए बहुत सारी शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है, एक्सपेरिमेंट वाले सेक्शन में जाओगे प्लेलिस्ट में, तो उसमें सैचुरेटेड कैरोसिन के साथ भी और डिफरेंट डिफरेंट हमने केमिकल्स लिए थे और डिफरेंट डिफरेंट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ हमने एक्सपेरिमेंट करा था और चेक करा था कौन ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है और कौन येलो कलर की फ्लेम। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन सी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं? तो यहाँ पे लिखा भी है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स किस कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं? येलो फ्लेम, येलो फ्लेम। साथ ही साथ येलो फ्लेम विद lots of ब्लैक स्मोक, साथ के साथ कौन सा स्मोक निकलता है? lots of ब्लैक स्मोक, called सूटी डिपॉजिट। ऑन या फिर यहाँ पे कॉल्ड सूटी डिपॉजिट ऑन मेटल प्लेट, मेटल प्लेट या सरफेस। यहाँ पे देखो ये याद रखना। अब जो येलो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, येलो फ्लेम वाले सारे कौन सी स्मोक प्रोड्यूस करते हैं? ब्लैक कलर का, कौन सा? ब्लैक स्मोक। और इसी को बोलते हैं सूटी डिपॉजिट। क्या बोला जाता है? सूटी डिपॉजिट। हिंदी मीडियम में इसे कजली ज्वाला बोलते हैं, हिंदी मीडियम जो पढ़ते हैं, इंग्लिश में सूटी डिपॉजिट। ये वही कॉन्सेप्ट है जो दिवाली में दिए के ऊपर एक कच्चा दिया रख के एक काजल बनाई जाती है छोटे बच्चों के लिए, ये वही सूटी डिपॉजिट जिसको हिंदी में कजली ज्वाला बोला जाता है। तो सूटी डिपॉजिट कौन प्रोड्यूस करते हैं? जो येलो फ्लेम दे। येलो फ्लेम कौन देता है? जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स येलो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। येलो फ्लेम इज सूटी डिपॉजिट, ब्लैक कलर का धुआं, क्योंकि वो ब्लैक कलर का जो धुआं होता है वो किसी भी मेटल सरफेस पर टकराएगा तो उसको क्या कर देगा? ब्लैक ब्लैक, ठीक है, उसको बोलते हैं सूटी डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? सूटी डिपॉजिट। और जो ब्लू फ्लेम वाले होते हैं वो व्हाइट कलर का स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज, यहाँ पे लिख लो, दैट इज नॉन सूटी डिपॉजिट। नॉन सूटी डिपॉजिट याद रखना है। ये व्हाइट कलर का जो स्मोक होता है नॉन सूटी, और जो ये ब्लैक कलर का है सूटी डिपॉजिट, ठीक है। अब ये ब्लैक कलर का स्मोक आखिर है क्या? तो ये ब्लैक कलर का जो स्मोक होता है, देखा होगा जिससे भी काला कलर का धुआं निकलता है, ये अनबर्न कार्बन फॉर्म होती है। कार्बन जो होती है ना, जो कंप्लीटली कार्बन का कंबशन ना हो पाए, कार्बन जब कंप्लीटली बर्न नहीं कर पाता तो वो ब्लैक कलर के कंपोनेंट की फॉर्म में एमिट करता है, जिससे हमें काला कलर का धुआं दिखता है। तो किस में दिखेगा वो ब्लैक कलर का स्मोक? जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी एक लाइन लिख दे कि यहाँ पे लिख देता है, नॉन सूटी डिपॉजिट, इसे सूती भी पढ़ा जाता है, सूटी भी, ठीक है। नॉन सूटी डिपॉजिट सॉरी ब्लैक स्मोक की बात करें ना, सूटी डिपॉजिट इज ड्यू टू अनबर्न कार्बन कंपोनेंट, कार्बन कंपोनेंट, जो कार्बन कंपोनेंट कंप्लीटली बर्न नहीं कर पाते, उसकी वजह से ये सूती डिपॉजिट प्रोड्यूस होती है। दैट इज, ऐसा क्यों? इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ, यहां से लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आर अवेलेबल फॉर कंबशन। अब यहाँ पे जी, जो सूटी डिपॉजिट इज ड्यू टू अनबर्न कार्बन कंपोनेंट, जो कार्बन कंपोनेंट कंप्लीटली बर्न नहीं कर पाते वो ब्लैक कलर का स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। लिखा भी हुआ है, दैट इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आर अवेलेबल। अगर आप कंबशन कर रहे हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में,
या किसी में भी अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, उसको मतलब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, तो कैसा स्मोक प्रोड्यूस करता है? ब्लैक कलर का स्मोक। कैसा स्मोक प्रोड्यूस करता है? ब्लैक कलर का स्मोक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ड्यू टू insufficient amount of oxygen are available for combustion। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो दोबारा देख लेना, अगर हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स को बर्न करें, ठीक है, तो हमें मिलता है ब्लू कलर की फ्लेम। ब्लू कलर की फ्लेम जिसको हम बोलते हैं नॉन सूटी डिपॉजिट, मतलब यहाँ पे जो धुआं निकल रहा है वो व्हाइट से है, किसी मेटल सरफेस पे स्ट्रक चिपकता नहीं है और ना ही जो बर्तन को काला भी नहीं करेगा, वो होता है नॉन सूटी। फिर आता है बर्निंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड को बर्न करोगे तो येलो फ्लेम और ब्लैक कलर का स्मोक प्रोड्यूस होता है, जो किसी मेटल सरफेस पे अगर टकरा है तो उसको भी ब्लैक कर देता है, जिसको बोलते हैं सूटी डिपॉजिट। और ये किसके वजह से होता है? जब कार्बन कंपोनेंट कंप्लीटली कंबशन ना कर पाए। क्यों ना कर पाए? क्योंकि उनको इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, मतलब ऑक्सीजन उनको प्रॉपर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो ब्लैक कलर का स्मोक प्रोड्यूस करने लगते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कई बार ये जो एलपीजी है, पहले से नोट कर ले, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो ये एलपीजी है, घर में एलपीजी गैस यूज होती है, ठीक है, घर में एलपीजी गैस यूज होती है। तो देखा होगा कई बार एलपीजी जो गैस है, एलपीजी गैस है, वो बर्तनों को काला कर देती है। जो कोई भी कढ़ाई वगैरह कुकर जो भी होता है, उसको क्या कर देगा? उसके बॉटम को ब्लैक करने लग जाती है। वो ब्लैक कर क्यों रही है? मैंने अभी बताया था, अगर एलपीजी का जब कंबशन होता है, नीचे एक पाइप जारी होती है, जो चूल्हा होता है, जो जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं, उसके नीचे देखना कभी एक छोटा सा होल होता है, उसमें से गैस जारी होती है। उस होल में से क्या मिलता है उसे? ऑक्सीजन। यहाँ लिखा हुआ देखो, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन मिलता है। अगर उस होल को आप ब्लॉक कर दो या उसमें कोई डस्ट आ जाए तो उसे प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसके वजह से अगर ऑक्सीजन उसे प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पा रही तो कंबशन कंप्लीटली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एलपीजी गैस क्या करने लगता है? ब्लैक कलर का स्मोक देने लग जाता है, मींस सूटी डिपॉजिट। जो मेटल सरफेस है उस पर, उसके ऊपर ब्लैक कलर का कंपोनेंट लग जाता है। उसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे? उस नोजल को, जो पाइप जा रही है, ठीक है, उस पाइप में से जितनी भी डस्ट है उसे साफ कर दो, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाएगी और फिर वापस ये नॉन सूटी डिपॉजिट मींस ब्लू कलर की फ्लेम देने लग जाता है। ये भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो में कराया हुआ है, आप खुद भी कर सकते हो। उस नोजल को हाथ से बंद करके देख लो, येलो कलर की फ्लेम आ जाएगी, जो नीचे होल होता है उसका, ठीक है, एलपीजी जो आपकी गैस है, और उस होल को हल्का हल्का बंद करते जाओगे, फ्लेम येलो होती जाएगी, और छोड़ दोगे तो ब्लू कलर की हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन आता है, अभी हम इसका रीजन भी लिखते हैं। तो एलपीजी वाला गैस वाला क्वेश्चन देख लो, रीजन लिखते हैं फिर दोबारा समझते हैं। समटाइम्स एलपीजी गैस प्रोड्यूस्ड येलो फ्लेम। कई बार एलपीजी गैस येलो फ्लेम प्रोड्यूस करने लगती है, दैट इज सूटी डिपॉजिट ऑन मेटल प्लेट, ऑन मेटल प्लेट, ऑन मेटल प्लेट। रीजन क्या है? बिकॉज जो होल होता है नीचे पाइप में वो ब्लॉक हो जाता है, होल्स आर ब्लॉक, therefore insufficient amount of oxygen are available for combustion। तो ये रहा इसका रीजन। कई बार क्या होता है, जो एलपीजी गैस है वो येलो कलर की फ्लेम देना स्टार्ट कर देता है एलपीजी, वो ऐसा क्यों होता है? और साथ के साथ वो जो बर्तन को काला भी कर देता है, सूटी डिपॉजिट। रीजन है जो इसके नीचे पाइप के नीचे एक होल होता है, वो ब्लॉक हो जाता है डस्ट की वजह से, और डस्ट की वजह से अगर वो थोड़ा थोड़ा ब्लॉक हो रहा है तो जो ऑक्सीजन जितना मिलना चाहिए था वो उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता उसकी, और वहां पे जो कंबशन होता है वो इनकम्प्लीट हो रहा है, मतलब कंप्लीटली कंबशन नहीं हो पा रहा, इसलिए वो येलो कलर का फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है। मैंने बोला भी शॉर्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाला करके भी दिखाया हुआ है वहां पर। तो रीजन वही है पुराने वाला है, यहाँ पे जो लिखा है सूटी डिपॉजिट ड्यू टू अनबर्न कार्बन कंपोनेंट, या फिर सिंपली बोल सकते हो इनकम्प्लीट कंबशन,
या बोल सकते हो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आर अवेलेबल फॉर कंबशन। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन का मतलब वही है कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। तो ये था हमारा कंबशन किसका, सैचुरेटेड कंपाउंड का और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। और एलपीजी बर्तनों को काला क्यों कर देती है, क्योंकि जो उसके होल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जितना ऑक्सीजन कंबशन के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि कंबशन के लिए जो मेन रिएक्टेंट है वो ये ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन ही प्रॉपर नहीं मिल पा रहा तो कंबशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और वो ब्लैक कलर का स्मोक प्रोड्यूस करता है। और ब्लैक कलर का स्मोक क्या होता है, वो कार्बन के ही कंपोनेंट होते हैं जो बर्न नहीं हो पाते कंप्लीटली। तो ये था हमारा एलपीजी वाला रीजन। बाकी प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन देखनी तो जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में, एक्सपेरिमेंट वाले सेक्शन में। अब ये तो कंप्लीट हो गया कि कंबशन क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड को अगर हम कंबशन करें तो क्या मिलता है और अनसैचुरेटेड से हमें क्या मिलता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट फ्लेम। अगला टॉपिक आ रहा है सी का सब टॉपिक है सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट फ्लेम, विद और विदाउट फ्लेम। अब कौन से सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे और कौन से नहीं करते, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखा होगा जैसे कि कोयले को जब जलाया जाता है इनिशियली तो उससे फ्लेम मिलती है, बट कुछ टाइम बाद 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद वो रेड कलर का ग्लो करता है। क्या करता है, रेड कलर का ग्लो करने लगता है, उसमें से कोई भी फ्लेम नहीं निकलती, सिर्फ हीट रिलीज होती है। अब फ्लेम कब निकलती है और कौन से सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं वो देख लो। तो इसका छोटा सा एक रीजन है, बस यहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा एक ही टॉपिक पे कि फ्लेम्स आर प्रोड्यूस्ड only gaseous substance are burned। फ्लेम वही देंगे जब गैसीय सब्सटेंस को बर्न करा जाता है। अगर किसी के भी अंदर गैसीय सब्सटेंस है, मान लो ये प्लास्टिक है, इसके अंदर अगर गैसीय सब्सटेंस है तब इसको अगर मैं जलाऊंगा तो वो वेपराइज होते हैं, और जब वो वेपराइज होते हैं तो फ्लेम का फॉर्मेशन करते हैं। अगर इसके अंदर गैसीय सब्सटेंस अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो ये जलते टाइम फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये बेसिक सी स्टेटमेंट है, पॉइंट है, पता होना चाहिए। फ्लेम्स आर प्रोड्यूस ओनली गैसियस सब्सटेंस आर बर्न, ठीक है, ओनली गैसियस सब्सटेंस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्लेम वही प्रोड्यूस करते हैं जब कौन करेंगे, जिसके अंदर गैसीय सब्सटेंस होंगे, ठीक है। इसके लिए देखो पॉइंट देख लो, बर्निंग ऑफ wood and coal, it initially produced flame due to burning of gaseous सब्सटेंस। बर्निंग ऑफ गैसीय सब्सटेंस का मतलब क्या है, जो वुड और कोल के अंदर जो गैसीय सब्सटेंस है वो वेपराइज करते हैं, बर्न करके ऐसे निकलते हैं, तो वो फ्लेम का प्रोडक्शन करते हैं। किसका, फ्लेम का प्रोडक्शन। इनिशियली तो करेंगे, देखा होगा आपने लकड़ी को जलाया हो या कोयला को, तो इनिशियली तो उसमें फ्लेम दिखती है, बट कुछ टाइम बाद आफ्टर समटाइम्स कुछ टाइम बाद देखा होगा फ्लेम्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बिकॉज gaseous substance are completely बर्न बोल लो या फिर वेपराइज्ड, लिख लो डेट इज बर्न। तो कुछ टाइम बाद देखोगे तो उसमें जो फ्लेम है प्रोड्यूस नहीं होती। क्यों नहीं होती, जो उसके अंदर की गैसीय सब्सटेंस है, उसके अंदर के जो गैसीय सब्सटेंस है वो कंप्लीटली
वेपराइज हो चुके हैं, वेपराइज्ड, ठीक है, कंप्लीटली वेपराइज्ड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से फ्लेम प्रोड्यूस्ड डी, ठीक है, वेपराइज्ड, फ्लेम प्रोड्यूस्ड नहीं होती। याद रखना फ्लेम कौन प्रोड्यूस करता है, जिस भी, मान लो ये मैंने एग्जांपल भी दिया, ये वुड का पीस है, इसको बर्न करोगे तो इसमें से फ्लेम निकलती है, क्योंकि उस वुड के अंदर जो गैसेस सब्सटेंस है वो वेपराइज हो रहे हैं, जब तक वो वेपराइज हो रहे हैं तब तक फ्लेम प्रोड्यूस होगी, तब सारे सब्सटेंस वेपराइज कर जाएंगे तो वो रेड कलर में ग्लो करने लग जाता है, जैसे कि कोयले को देखा होगा अंगीठी के अंदर वो रेड ग्लो करते रहता है लॉन्ग टाइम तक। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, फ्लेम आर प्रोड्यूस एंड नॉट प्रोड्यूस, या फिर सब्सटेंस विद बर्न विद और विदाउट फ्लेम। तो इसे नोट करें तो अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है क्या, कंबशन। तो कंबशन के अंदर हमने पढ़ा बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 वाटर एंड रिलीज हीट एंड लाइट। सैचुरेटेड को बर्न करेंगे तो ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है और अनसैचुरेटेड से येलो। सैचुरेटेड नॉन सूटी डिपॉजिट और अनसैचुरेटेड सूटी डिपॉजिट। सूटी डिपॉजिट होता है तब कार्बन कंपोनेंट कंप्लीटली कंबशन नहीं हो पाता, कार्बन के कंपोनेंट कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते हैं और वो बर्तनों को क्या कर देते हैं, ब्लैक कलर का कर देते हैं, ठीक है, काले रंग का, जिसको सूटी डिपॉजिट बोले जाता है। एलपीजी क्यों कर देता है कभी कभार, क्योंकि उसका जो होल्स होते हैं नीचे वो ब्लॉक हो जाता है, उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से वो ब्लैक कलर का स्मोक प्रोड्यूस करने लगती है। तो आप उसे खुद से भी साफ करके ठीक कर सकते हो अपनी जो एलपीजी जो घर में चूल्हा होता है उसको, ठीक है। और सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट फ्लेम, मतलब गैसेस सब्सटेंस बर्न कर रहे जाते हैं तो फ्लेम प्रोड्यूस होती है, क्या होती है, फ्लेम प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट करते हैं अब हम अगला हमारा टॉपिक, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आती है तो होगी कंबशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट आ रही है हमारी क्या, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन से पहले एक टॉपिक और है सिलेबस में, कोल एंड पेट्रोल का फॉर्मेशन कैसा होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे बस, क्योंकि ये पता है बेसिक्स है। कोल का फॉर्मेशन कैसा होता है, कोयले का, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, वहां से स्टेटमेंट देख सकते हो, यहाँ समझ लेना। तब किसी भी, मान लो एक फॉरेस्ट है, एक वाइड फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे कोई भी डिजास्टर होती है लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, तो ये सारे जो ट्री है वो एक सोइल के नीचे डिकम्पोज कर जाते हैं, सोइल की ऐसे डिफरेंट लेयर बनती जा रही है। ये एक फॉरेस्ट एरिया था लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वोल्केनिक इरप्शन हुई आसपास या फिर कोई भी बड़ा सा अर्थक्वेक आया तो सारे पेड़ क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं सोइल वगैरह के नीचे। अगर सोइल वगैरह के नीचे दब जाए तो इस सोइल की वजह से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर और कुछ कंडीशंस, जैसे कि प्रेशर की कंडीशन, टेम्परेचर की कंडीशन, मॉइस्चर वगैरह, ह्यूमिडिटी। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो जितने भी ये जो क्या थे प्लांट्स, इसके अंदर का जो कार्बन कंपोनेंट है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, कोल में। किस में कन्वर्ट होने लगता है, कोल में, और जिसको हम माइन करके खोद के निकालते हैं। मतलब कोल जहां से भी निकल रहा है, आज के टाइम पे जो कोयला कहीं से भी निकल रहा है वो पहले के टाइम पे क्या रहा होगा, जंगल एरिया, जंगल फॉरेस्ट वाइड टाइप, तो किसी ना किसी रीजन की वजह से क्या हो गया, दब गया किसी मिट्टी के नीचे। और हाई प्रेशर और टेम्परेचर में वो जितने भी इसके फॉसिल्स थे प्लांट्स के, ठीक है, और वहां पे छोटे छोटे एनिमल्स प्लांट्स के मेन, वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल। अब उसको खुदाई करके निकाल लो तो हमें क्या मिल जाएगा, कोयला। तो कोयले का प्रोडक्शन कैसे होता है, पेड़ों वगैरह से, पेड़ से और छोटे मोटे एनिमल्स वगैरह, पर मेन होता है पेड़ पौधों से, प्लांट्स और ट्री से। तो यहाँ पे हमें समझिए कि कोयल का प्रोडक्शन कैसे होता है। अब सेम पेट्रोल की अगर मैं बात करूं, पेट्रोल भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, बट क्या डिफरेंस है, पेट्रोल का प्रोडक्शन होता है सी बेड, ये सी बेड है, समुद्री तल, ठीक है, बॉटम। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स, वो सारे मान लो मर के कहाँ जाते हैं, बॉटम में जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स, ये सारे। अब जो इसके ऊपर जो वाटर है उसका एक प्रेशर होगा, इसके ऊपर प्रेशर है ना डिफरेंट बहुत सारा वाटर, इस वाटर के प्रेशर और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशन की वजह से जो इसके अंदर का जो कार्बन कंपोनेंट है एनिमल्स और प्लांट्स में, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, यहाँ पे जो ये स्टोन वो पत्थर टाइप स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स में वो ट्रैप हो जाता है। उसको अगर आप जैसे कि स्पॉन्ज के अंदर पानी भरता है, सेम एज इट इज इस कीचड़ वाले पोर्शन को अगर आप निकालोगे तो उसमें से हमें बहुत सारी चीजें कंपोनेंट मिलते हैं, जिसमें से एक पेट्रोल भी है, ठीक है, क्या होता है, एक पेट्रोल। तो पेट्रोल का प्रोडक्शन सी बेड से होता है
और कोल का प्रोडक्शन अगर कई फॉरेस्ट एरिया में कोई भी वोल्केनिक इरप्शन या अर्थक्वेक या किसी रीजन से उसको दबा दिया जाए, ये नहीं कि आपने आज दबा दिया और कल तक आपको कोयला मिल जाएगा। इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इस प्रोसेस में, दोनों में, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स और हाई टेम्परेचर, प्रेशर और एक कंडीशन वगैरह जो भी है वो पर्टिकुलर रीजन पे। तो याद रखना कोल का प्रोडक्शन फॉरेस्ट वगैरह से होता है और पेट्रोल का सी बेड में, हाई टेम्परेचर प्रेशर दोनों में ही है, बट फर्क क्या है, ये हमारी जमीन पे होता है और वो समुद्र के अंदर, वहां से पेट्रोल मिलेगा और वहां से कोयला, इसलिए इन दोनों को फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। फॉसिल फ्यूल इसी में डिस्कस कर रहे हैं ओनली, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट बुक में लिखा होता है, बेसिक्स है बिल्कुल नॉर्मल। फॉसिल फ्यूल बोला जाता है क्योंकि फॉसिल्स का मतलब जीवाश्म, जो भी फॉसिल्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, ये फ्यूल उन दोनों से ही मिलके बना है, इसलिए इसका नाम फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। कोल एंड पेट्रोल दोनों ही एक फॉसिल फ्यूल है, दोनों ही हाई टेम्परेचर प्रेशर पे मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाके प्रोडक्शन होता है, इनका फॉर्मेशन होता है। कोयला कहाँ से होता है, फॉरेस्ट वगैरह से, और जो पेट्रोल सी बेड पे, ठीक है, समुद्री तल पे। तो ये कोल एंड पेट्रोल बीच में एक छोटा सा टॉपिक था, सर हमने डिस्कस कर लिया यहीं पर क्योंकि अगली रिएक्शन आने से पहले, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोजनेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के रिगार्डिंग, हाइड्रोजनेशन। इसको एडिशन भी बोलते हैं और रिडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। बुक में लिखा होता है एडिशन नाम से भी रिडक्शन भी बोलते हैं और हाइड्रोजनेशन। अब होता है क्या हाइड्रोजनेशन, देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोलती है और क्या ये रिएक्शन है और कहाँ कहाँ इसका यूज है। तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन addition of hydrogen to unsaturated hydrocarbon in the presence of catalyst। किसके प्रेजेंस में हो रहा है ये, कैटलिस्ट, लाइक निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, टू फॉर्म, ठीक है, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन is known as addition reaction, known as addition reaction, is known as addition reaction। अब क्या स्टेटमेंट और क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट बोलती है एडिशन रिएक्शन की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है किसमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, किसमें, अनसैचुरेटेड मींस अल्कीन अल्काइल, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट। यहाँ पे कैटलिस्ट का भी रोल है काफी इंपॉर्टेंट। कैटलिस्ट कौन कौन से, निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम, टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले तो इसके नाम पर आ जाते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं रिएक्शन। एडिशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है, ऐड होता है इस रिएक्शन में, जो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाता है। रिडक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन। और हाइड्रोजनेशन इसलिए बोला क्योंकि ऐड कौन हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है, इसलिए इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कैटलिस्ट क्या है और कौन कौन से यहाँ पे कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट होते कौन है। तो इसको अलग से लिख देते हैं नोट करके यहाँ पे, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दे, रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे, स्पीड को बढ़ा दे। ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे उसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं। और प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हुए बिना एक सब्सटेंस आया जो रिएक्टेंट को मिलाया, जल्दी से करके प्रोडक्ट बना दिया और अलग हो गया। सपोज एक रिएक्शन हो रही थी A+B से बन रहा है X, उसको लग रहे थे 2 घंटे। अब एक सब्सटेंस मैंने ऐसे डाल दिया यहाँ पे Y,
ठीक है, वो आया, उसने इस रिएक्शन को 5 मिनट के अंदर ही कर दिया और बाद में प्रोडक्ट से अलग भी हो गया। तो इस केस में जो Y है वो एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन की रेट को फास्ट कर दे, स्पीड को, जो 2 घंटे में रिएक्शन हो रही थी वो 2 मिनट में होगी और प्रोडक्ट से अलग हो जाए, वो ही कैटलिस्ट कहलाता है। कैटलिस्ट प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होता, प्रोडक्ट से अलग हो जाता है। डेफिनेशन भी इसकी यही बोलती है, डेफिनेशन देख लो, अ सब्सटेंस which increase the rate of reaction without involving in product is called catalyst. It's called catalyst, and the process is known as, and the process बोल लो या phenomena, process is known as catalysis, known as catalysis। यहाँ पे रेट का मतलब होता है स्पीड, ठीक है, रेट का मतलब होता है स्पीड। ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को फास्ट कर दे, 2 घंटे की रिएक्शन को 2 मिनट में कर दिया, ठीक है, विदाउट इन्वॉल्विंग इन प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हुए बिना, प्रोडक्ट से अलग हो गया, उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। और इस प्रोसेस को बोला जाता है, इस फिनोमेना को, कैटालिसिस। ठीक है, कैटलिस्ट और कैटालिसिस में फर्क है। कैटलिस्ट सब्सटेंस का नाम है, उस पूरे प्रोसेस को कैटालिसिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आइसोमर्स उन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता था और आइसोमेरिज्म उस फिनोमेना को। सिमिलरली कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है और कैटालिसिस वो प्रोसेस ऑफ फिनोमेना को बोला जाता है। अब इस रिएक्शन में कैटलिस्ट ने क्या करा है, रिएक्शन की रेट को फास्ट कर दिया, और कैसे कर दिया और कहाँ पे ये रिएक्शन यूज होती है। तो देखो पहले जनरल अगर हम देखें तो रिएक्शन में हुआ क्या, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जनरल, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन आया, निकल प्लैटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट है, ठीक है, कैटलिस्ट है, और क्या बन गया, सैचुरेटेड। क्या बन गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड से क्या बना, सैचुरेटेड। ये अभी हमने जनरल देखा है। अब देखते हैं रिएक्शन वाइज। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजनेशन और एडिशन बोल दिया, और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो अब देखते हैं इसकी रिएक्शंस, क्या क्या रिएक्शन है, कहाँ यूज हो रही है। तो पहले से नोट करो इसकी डेफिनेशन को। अब आते हैं हम रिएक्शन पर। रिएक्शन देख लो पहले, ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अभी मैंने हाइड्रोजन वगैरह मेंशन नहीं करे, अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन ऐड हुआ, निकल प्लैटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में, जो कि ये तीनों क्या है यहाँ पर, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है ये हमने देख लिया। और देखो, और इससे क्या बन गया, एक सैचुरेटेड, क्या बन गया, एक सैचुरेटेड। कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी करके चलना है, वहां पर भी टेट्रावैलेंसी पूरी है और वहां पर भी, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये रिएक्शन एडिशन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड होके कहाँ गया है, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक इस वाले पे गया। तो बॉन्ड टूटा बीच में से, बॉन्ड टूटा, कार्बन की 3 वैलेंस हुई, एक हाइड्रोजन इस पे आ गया और एक इस वाले पे आ गया, एक एक हाइड्रोजन। ठीक है, एक मैंने इस वाले कार्बन पे ले लिया और एक इस वाले पे, बाकी बचे हुए भी वो हाइड्रोजन ही है। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड से क्या बना, सैचुरेटेड। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसलिए एडिशन, रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन इसका
नाम है कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। ये जो रिएक्शन है वो वेजिटेबल ऑयल से ऑयल को किस में कन्वर्ट करने के लिए, वनस्पति घी या वेजिटेबल घी बोल सकते हो। घी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करी जाती है, या फिर बोल सकते हो वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी। इस रिएक्शन का यूज वेजिटेबल ऑयल, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, उनको तब हम सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं तो वनस्पति घी बन जाते हैं, जैसे डालडा वगैरह। ठीक है, जो डालडा वगैरह बन रहे हैं वो सब किससे बन रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे बोलते हैं ऑयल, उसी से उसको डालडा में कन्वर्ट कर दिया जो कि होता है वनस्पति घी। अब रिएक्शन देख लो अब पूरी एक प्रॉपर। तो कोई पूछे कि वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल या वनस्पति घी में कन्वर्ट करना है तो कौन सी रिएक्शन यूज होती है, एडिशन, जिसको हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन भी बोला जाता है। किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट निकल प्लैटिनम पैलेडियम, कोई भी एक यूज कर सकते हो। देखो एग्जांपल, ये तो जनरल था, अब आता है इथीन का पहले। अब प्रॉपर एग्जांपल ले रहे हैं हम, इथीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इथीन, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, रिडक्शन कर रहे हैं मींस एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट। एक हाइड्रोजन इस पे जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, और एक लेफ्ट वाले पे, तो हमें मिल जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक राइट वाले कार्बन पे गया, ये बन गया इथीन। तो देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसलिए से हमने क्या बोला है, रिडक्शन। और ऐड हो रहा है एडिशन बोल सकते हो, और इसको हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है यहाँ पर। तो इथीन से इथेन बना दिया। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू कन्वर्ट इथीन टू इथेन, तो कौन सी रिएक्शन यूज करनी है आपको, एडिशन रिएक्शन। कौन सी, एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल अब करते हैं प्रोपीन से प्रोपेन बनाना, या इथाइन, इथाइन देख लेते पहले। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच अनसैचुरेटेड है, ठीक है, इथाइन। इथाइन का अगर हम रिडक्शन करें, चाहो तो एक स्टेप में कर सकते हो या डबल स्टेप में, जैसे रिडक्शन कर रहे, देखो सब कुछ सेम है, निकल प्लैटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट। तो पहले एक बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन इस पे गया और एक इस पर, सॉरी, 1 2 3 4, देखो रिडक्शन करा था, एक हाइड्रोजन उस पे गया और एक इस वाले पे, मतलब एक हाइड्रोजन लेफ्ट वाले कार्बन पे और एक राइट वाले पे। अगेन इसका रिडक्शन करा फिर हमने, वही निकल प्लैटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट, कोई भी एक यूज कर लो। फिर एक इस पे जाएगा हाइड्रोजन और एक इस पे, तो बन गया इथेन। क्या बन गया, इथेन। तो इथाइन का रिडक्शन करोगे तो हमें क्या मिलता है, फाइनली इथेन। चाहो तो इसे एक स्टेप में कर सकते थे, मैं यहाँ 2 लगा देता, 4 हाइड्रोजन आ जाते हैं और एक ही बारी में प्रोडक्ट भी बन जाता है, वैसे भी कर सकते हो। और एक चीज और याद रखना, अब हाइड्रोजन ऐसे भी लिखा होता है बुकों में, रिडक्शन टाइप आप ऐसे भी लिख सकते हो हाइड्रोजन, ठीक है, कितने हाइड्रोजन लेते हैं, 2, तो आप H2 करके लिखो या ऐसे 2 हाइड्रोजन, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो 2H, यहाँ पे भी और करके 2H, अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखा होता है रिडक्शन, तो उस दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो रिडक्शन में होता है क्या है, एडिशन रिएक्शन में है क्या कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को तब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट, ये स्टेटमेंट लिखी थी, तो हमें फाइनली क्या मिलता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इथीन से इथेन बना लिया और इथाइन से इथेन भी बना लिया। तो क्वेश्चन अगला दे देते हैं, हाउ टू कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन, प्रोपेन टू प्रोपेन। तो इस क्वेश्चन को खुद से करना है और स्कोर करके देखना, प्रोपेन से प्रोपेन बनाना, और प्रोपाइन से प्रोपेन भी बना सकते हो। तो क्वेश्चन खुद से ट्राई करनी है रिएक्शन। तो हाइड्रोजनेशन होता क्या है, दोबारा देख लो, हाइड्रोजनेशन लिखा है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे,
प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हुए बिना। अगेन ये जनरल एक एग्जांपल देखा था। फिर हमने देखा ये रिएक्शन वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज होती है, क्योंकि जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। वनस्पति घी में कन्वर्ट करना है तो हम एडिशन रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पर करेंगे। एग्जाम्पल लिया हमने, इथीन से इथेन भी बनाया और इथाइन से इथेन भी बनाया। और होमवर्क के लिए क्वेश्चन है प्रोपेन से प्रोपेन, और एक और लिख लो प्रोपाइन टू प्रोपेन। तो बता दूं मैं, प्रोपाइन से प्रोपेन बनाओगे तो आप ऐसे स्टेप वाइज भी कर सकते हो। ये डायरेक्ट 4 हाइड्रोजन लिख दो 4H, या यहाँ पे 2S2 करके एक ही स्टेप में भी कर सकते हो। तो अब ये था हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजनेशन का यूज क्या है, क्यों हाइड्रोजनेशन कराया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, रीजन क्या है, जो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, सुन लेना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड। इसलिए सैचुरेटेड जो अल्केन्स होते हैं उनको हम पैराफिन्स बोलते हैं। पैराफिन्स मींस का मतलब होता है लीस्ट रिएक्टिव, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं ओलिफिन्स। ओलिफिन्स मींस ऑयल प्रोड्यूसिंग। ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये मोर रिएक्टिव। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज्यादा रिएक्टिव है, ये सब चीजें अभी मैं लिखवाऊंगा, जिसकी वजह से ये हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के साथ, आसपास मॉइस्चर थोड़ी बहुत गर्मी होती है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से इसका स्मेल क्या हो जाता है, खराब, जिसको बोलते हैं रेंसिडिटी। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, रेंसिड हो जाता है। ठीक है, अब रेंसिडिटी होता है तो क्या बनता है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, अनसैचुरेटेड। अब ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ऑयल खराब ना हो जाए, इसलिए हम उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वनस्पति घी में। और दोनों के अपने अपने यूज भी है डेली लाइफ में। तो पहले अगला पेज इसे नोट करें। ठीक है, अब देख लो, पहले एक नोट देख लो, कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम, की पूछ लेते हैं। अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स अल्कीन्स जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्कीन्स से। और जो अल्कीन्स होते हैं इसलिए उनका नाम होता है पैराफिन्स। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आता है। अल्कीन्स को हम पैराफिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराफिन्स। और पैराफिन्स का मतलब होता है लीस्ट रिएक्टिव। या से जनरल नॉलेज टाइप या एग्जाम में टिक मार्क क्वेश्चन में आ जाता है कि पैराफिन्स किनको बोला जाता है, किनको बोला जाता है, अल्केन्स को। किनको, अल्केन्स को। नेक्स्ट अल्कीन्स को। अब अल्कीन्स को क्या बोलते हैं, ओलिफिन्स। ओलिफिन्स मींस ऑयल प्रोड्यूसिंग, जो ऑयल प्रोड्यूस करें उन्हें ओलिफिन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओलिफिन्स। अल्कीन्स को पैराफिन्स, अल्कीन्स को ओलिफिन्स। तो कौन रिएक्टिव होता है, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि, तो नेक्स्ट टॉपिक डाल के कर लेते हैं हम यहाँ पे, नीड फॉर हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी, ये तो हमने पढ़ लिया क्या होता है हाइड्रोजनेशन। तो अब हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजनेशन की नीड क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। तो यहाँ पे देख लो पहले स्टेटमेंट, अब मैंने अभी यहाँ पे बताया भी था, समझ लेते हैं। जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स मींस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो ज्यादा रिएक्टिव है, ये लिख दिया, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव। अब अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या होता है कि अगर वेजिटेबल ऑयल को हॉट ह्यूमिड वेदर में रख दो लॉन्ग टाइम के लिए तो वो रेंसिड हो जाते हैं। क्या होता है, रेंसिड। जो हम पढ़ के आए ना, रेंसिडिटी, उनका टेस्ट और स्मेल खराब हो जाती है, इसलिए हाइड्रोजनेशन की नीड पड़ती है। तो हाइड्रोजनेशन करने से क्या रेंसिडिटी उनपे नहीं होगी, क्या वो रेंसिड नहीं होंगे, बट रेट ऑफ रेंसिडिटी स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगा, खराब तो होंगे, बट जो पहले मान लो 1 साल में खराब हो रहा था वो 3-4 साल तक चल जाता है, इसलिए इसको हाइड्रोजनेशन करा जाता है वेजिटेबल ऑयल को। तो देख लो, व्हेन vegetable oil exposed hot and humid weather, they become rancid.
अगर मैं वेजिटेबल ऑयल को हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में रख दूं, मतलब धूप के आसपास या थोड़ी गर्मी सी है, तो वो क्या हो जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं, उनका जो टेस्ट और स्मेल है वो खराब होने लगता है। ड्यू टू, ऐसा क्यों, रीजन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है, देख लो, जो वेजिटेबल ऑयल है उसको अगर हम हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में रख दूं तो वो क्या हो जाएगा, उसका टेस्ट और स्मेल खराब होने लगती है, जिसे हम रैंसिड, और क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी, इस प्रोसेस को। वो भी क्यों होता है, क्योंकि वहां पे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं वेजिटेबल ऑयल को ज्यादा टाइम के लिए ओपन में रख लूं तो वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में, जिसकी वजह से उनका टेस्ट और स्मेल सब खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजनेशन है जिसको हम करते हैं, यहाँ पे देख लेना, हाइड्रोजनेशन reduced rate of rancid या रेट ऑफ रैंसिडिटी, ठीक है। अब हाइड्रोजनेशन क्यों करा जाता है, क्योंकि ये रेट ऑफ रैंसिडिटी को कम कर देता है। मीन्स जो पहले एक साल में ये खराब हो रहा था इसका टेस्ट, अगर मैं इसको हाइड्रोजनेशन कर दूं, मीन्स मैंने कन्वर्ट कर दिया उसे किसमें, वनस्पति घी में, अब वो 3-4 साल या उससे ज्यादा तक आराम से चल जाएगा। इसलिए देखा होगा घी जल्दी से स्मेल या सड़ते नहीं है, और जो ये वेजिटेबल ऑयल है ये स्मेल करने लग जाते हैं कुछ टाइम बाद। ये रीजन है मेन, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है, मोर रिएक्टिव, और वो सैचुरेटेड है, लेस रिएक्टिव। और वो किस में कन्वर्ट होते हैं स्मेल जब उनका खराब होता है, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा हाइड्रोजनेशन पूरा टॉपिक। तो क्या होता है हाइड्रोजनेशन और क्या उसकी नीड है और क्या उसकी रिएक्शन से, ये हमने एग्जांपल भी देख लिया। अब थर्ड रिएक्शन जो हमारी आ रही है वो है ऑक्सीडेशन। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नीड फॉर हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट आता है क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, थर्ड रिएक्शन। छोटी सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और सब्स्टिट्यूशन जल्दी कंप्लीट होगी। ऑक्सीडेशन, तो पहले ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है वो देख लो, सबको पता है, पहले चैप्टर में पढ़ के आए। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एडिंग द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस is known as oxidation, is known as oxidation। किसी भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ये बेसिकली सबको पता है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन कार्बन कंपोनेंट का, वो किसका पढ़ रहे हैं, किसका, इथेनॉल का, इस हमारे सिलेबस में, ठीक है। इथेनॉल का अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है वो भी अल्कोहल का पढ़ रहे हैं। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, मिलता है। तो यहाँ पे देख लो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट। अब तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, टॉपिक का नाम पूरा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रिएजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिक K2Cr2O7 टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है, अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूं, ऑक्सीडेशन ऑफ
अल्कोहल। किसके प्रेजेंस में? यहाँ दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है जो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों क्या है यहाँ पर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से? अल्कलाइन KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो रहा, और पोटेशियम परमैंगनेट। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, नाम भी लिख देते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये अल्कलाइन नेचर, अल्कलाइन KMnO4 होना चाहिए, अल्कलाइन नेचर, और वो एसिडिक फॉर्म में। किस फॉर्म में? एसिडिक। तो अगर हम इनको करते हैं तो क्या मिलता है हमें? अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपली ये जो ये बोल रहा है रिएक्शन, तो ये बोल रही है कि अगर मैं अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर दूं, अब सेम ऑक्सीडेशन को O को ऐसे भी लिख सकते हो, O2 करके भी लिख सकते हो, ठीक है, या ऐसे कैपिटल O या O2, या नी भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि रिएजेंट को देखकर हम पहचान लेंगे कि रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे मेन रोल जो होता है रिएजेंट्स का होता है, अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7। ठीक है, अगर यहाँ ऑक्सीजन लिखा हो या ना लिखा हो तो भी चलेगा, क्योंकि रिएजेंट से पता लग जाएंगे कि ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, और जो अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये लिखा है ऊपर, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिक K2Cr2O7 टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसे नोट करें। अब आते हैं हम इसकी रिएक्शन पे। ये तो जनरली हमने समझ लिया क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनके नाम क्या क्या है। ये अल्कलाइन फॉर्म में है, वो एसिडिक अल्कोहल को कन्वर्ट कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अब देखते हैं रिएक्शन इसकी, नोट करें रिएक्शन पे। तो एग्जांपल देखो, CH3 CH2OH अल्कोहल। क्या है ये? अल्कोहल, जिसे बोलते हैं इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, ये ऑक्सीजन नहीं भी लिखा, मैंने अभी दोबारा बता रहा हूं कि अगर ऐसे लिखा हुआ है अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7, ठीक है, अगर ये दोनों रिएजेंट में से कोई भी एक दिखा है तो ऑक्सीडेशन ही करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे भी बता दिया, कुछ भी लिखा है तो ऑक्सीडेशन ही करना है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। बुक वाले कई बार ये ऑक्सीजन को मेंशन नहीं करते। तो अल्कोहल से क्या कन्वर्ट होगा? इथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया इथेनोइक एसिड। ये देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो एक ऑक्सीजन प्रोडक्ट में बन गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और साथ ही साथ हाइड्रोजन निकल भी रहे। देखो हाइड्रोजन तो 3 2 5 1 6, और वहां पे कितने? 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन ही होता है। हम पढ़ के आए फर्स्ट चैप्टर में क्लास 10th के कि हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का आना भी ऑक्सीडेशन होता है। इसमें दोनों हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। 2 कार्बन का था, कार्बन अपनी जगह ही है, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि होगा इथेनोइक एसिड। तो अगर कोई पूछे कि बताओ अब प्रोपेनॉल से क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल से बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, और ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड। ऑक्सीडेशन, तो प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOH, ये हुआ प्रोपेनोइक एसिड। तो ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनॉल से पेंटेनोइक एसिड। तो देख लेना, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहे हैं। ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का निकलना दोनों ही ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, और ये ऑक्सीडेशन इसलिए हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे 2 है, KMnO4 एंड K2Cr2O7। उनके नाम भी याद रखना, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अगला ब्यूटेनॉल, खुद से ट्राई करना है। तो ब्यूटेनॉल की रिएक्शन, ये होमवर्क CH2OH।
सी है, ठीक है। तो ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनॉल का ऑक्सीडेशन करना है, रिएजेंट्स ये सब सेम है, तो प्रोडक्ट अपना खुद लिखना, ठीक है। क्या बनेगा? ब्यूटेनोइक एसिड। तो पेंटेनॉल से पेंटेनोइक एसिड। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आता है नेक्स्ट, जो कि फोर्थ रिएक्शन है और आज के लेक्चर की लास्ट, सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे। और साथ के साथ अभी हम वहां पे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का टेस्ट देख लेंगे। तो अगला फोर्थ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट करना। इसको हायर क्लासेस में क्लोरीनेशन, हैलोजिनेशन के नाम से भी जानते हैं, ब्रोमिनेशन वगैरह। तो अभी तो हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के नाम से। सब्स्टिट्यूशन, अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन ऑफ एन हाइड्रोजन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन replaced by atom or group of atom is called substitution reaction। छोटी सी बेसिक सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखा है अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा किससे? या तो एटम से या ग्रुप ऑफ एटम। एक एटम हो सकता है, दो हो सकता है, तीन, ठीक है। उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन, उस रिएक्शन को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। या हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा, कैसे देखते हैं। अब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कर रहे हैं किसकी? मीथेन की। किसका? मीथेन का। मीथेन, जो कि इसका कर रहे हैं हम क्लोरीनेशन, क्लोरीन के साथ, इसको क्लोरीनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्लोरीनेशन, ब्रोमीन के साथ ब्रोमिनेशन, आयोडीन के साथ आयोडीनेशन, ठीक है, क्लोरीनेशन। और जो क्लोरीनेशन है वो होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। और टेम्परेचर 520 से 670 केल्विन। ये 10th में मेंशन नहीं है, बस यूवी लाइट या सनलाइट लिखा होता है, ठीक है। तो हम कर रहे हैं इस रिएक्शन को, इसको अलग से लिख दे, ऊपर कर देता है, ठीक है, साइड में लिख देता है क्लोरीनेशन, क्योंकि क्लोरीन के साथ कर रहे हैं इसलिए इसे क्लोरीनेशन भी बोलते हैं। तो किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट। यूवी रेज लिखा होता है, सनलाइट लिखा होता है, ठीक है, यूवी लाइट। 520 से 522 670 केल्विन। देखो हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, आज किसको लेके चला गया? Cl को। देखा है ना, हाइड्रोजन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन रिप्लेस बाय एटम, हाइड्रोजन रिप्लेस होके चला गया, क्लोरीन इसके पास आ जाएगा, तो ये बच्चा CH CH क्लोरो ट्राइक्लोरो मीथेन, सॉरी CH3Cl, सॉरी क्या बना? CH3Cl, एक क्लोरीन है, दोबारा देख लो। आज किसको लेके चलेगा? Cl को, HCl। तो एक क्लोरीन इस पे आ गया, कितने हाइड्रोजन बचे इस पे? 3, क्योंकि एक तो जा चुका है HCl के साथ, एक क्लोरीन इस पे लग गया, तो CH3Cl क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ये सारी नेमिंग करा रही हुई है आईपीए के नोमेनक्लेचर में बहुत अच्छे से। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट देख लो, अगर क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में हो, इफ क्लोरीन, या फिर लिख लो विद एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन, विद एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन, अगर क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में आ जाए तो ये रिएक्शन आगे हमें कंटिन्यू करनी है। जो ये CH3Cl है, क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में, फिर दोबारा अगेन सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब कुछ सेम है, टेम्परेचर, सनलाइट। दोबारा देख लो, H किसको लेके जाएगा? Cl को। H किसको लेके चलेगा? Cl, और ये Cl इसके पास आ जाएगा, एक H तो जा चुका है, एक और Cl आ गया, देख लो। H किसको लेके चलेगा? Cl को, और एक Cl इस पे चला गया, एक Cl पहले ही था और एक और आ गया, तो 2 Cl हो गया और एक H और निकल गया, तो CH2Cl, डाइक्लोरो
दो क्लोर है ना और एक कार्बन है तो मीथेन। फिर इसका अगेन सब्स्टिट्यूशन CH2 Cl2, फिर अगेन सब कुछ सेम, HCl निकल गया, H लेके चला गया Cl को, क्लोरीन इस पे लग गया तो H बचा एक, CHCl3, CHCl3 इसका नाम है ट्राइक्लोरो मीथेन, ट्राइक्लोरो मीथेन, ट्राइक्लोरो मीथेन जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं कॉमन नेम। फिर इसका फिर सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम, यहाँ पे कर लेते हैं CHCl3 क्लोरीन के साथ, वही सनलाइट टेम्परेचर 520 से 670 तब तक करेंगे तब तक पॉसिबल होगा सब्स्टिट्यूशन। H किसको ले गया Cl को, HCl को ले गया, ठीक है, H ले गया Cl को, क्लोरीन इसके पास आ गया, H तो सारे चले गए और क्लोरीन कितना हो गया 4, टेट्राक्लोरो मीथेन, टेट्राक्लोरो मीथेन, इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं। अब इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होएगा ही नहीं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो चुकी है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन, जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये क्लोरीन लेके चला गया हाइड्रोजन को, वो बना क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ये जो है एक्सेस ऑफ क्लोरीन की प्रेजेंस होगी, वरना आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ इतनी ही रिएक्शन है, ठीक है। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि एक तरह से लास्ट रिएक्शन थी, बट यहाँ पे एक और टॉपिक कर लेना जो कि ब्रोमिनेशन का आ रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, इसे नोट करें। अभी हम करते हैं क्या, कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक एक्सरसाइज के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है, हाउ टू टेस्ट बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में एक केमिकल टेस्ट बताओ, फ्लेम टेस्ट नहीं कि सूटेड या नॉन सूटेड डिपॉजिट या येलो और ब्लू फ्लेम नहीं, केमिकली डिस्टिंग्विश करना है। तो क्वेश्चन हम टॉपिक करके लिख लेते हैं, नोट करके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। इसके अंदर सब टॉपिक डाल देते हैं हम, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, एडिशन ऑफ ब्रोमाइन, ब्रोमाइन। अब देख लो ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है क्या, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी इसका एग्जाम में आता है। तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन, स्टेटमेंट देख लो क्या, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in dark, in the presence of CCl4 as solvent to form vicinal dihalide। अब ये विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, इसका भी नाम देख लेते हैं, विसिनल डाइहैलाइड as an addition product, as an addition product। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास 10 के एग्जाम में भी आती है बोर्ड में। तो वो क्या है ये, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, आपको दो बीकर दे दिए जाए और दोनों में एक सॉल्यूशन ए और एक बी है, अब कैसे फाइंड करोगे कि कौन सैचुरेटेड है और कौन अनसैचुरेटेड, तो केमिकल टेस्ट करके बताओ वो ये रिएक्शन है। अगर मैं ब्रोमीन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करूं, ठीक है, डार्क में, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लाइट के साथ भी रिएक्ट कर जाती है, इसलिए इसको करते टाइम जिस बीकर और टेस्ट ट्यूब में करते हैं उसे फॉइल पेपर से कवर कर लेते हैं ताकि कहीं से भी लाइट ना आए, क्योंकि लाइट के साथ भी वो रिएक्ट कर जाता है, इसलिए डार्क लिखा है। इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट, ठीक है, टू फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड एज एन एडिशन प्रोडक्ट। तो पहले ये देख लेते हैं विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, स्लाइड में यहीं पे समझ लेते हैं विसिनल डाइहैलाइड, कि कई बार रिफ्रेशर वगैरह पढ़ोगे उसमें ये नाम देखिएगा। विसिनल डाइहैलाइड होता है, मान लो ये कार्बन कार्बन चेन है, ठीक है, लगातार दो एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलाइड ग्रुप, दो
हैलाइड ग्रुप लग जाए, हैलोजन, जिसे बोलते हैं दो ब्रोमीन, दो लगातार कार्बन पे दो ब्रोमीन है या दो लगातार कार्बन पे दो क्लोरीन है, तो ऐसे हैलाइड्स को हम विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। तो ये एक विसिनल डाइहैलाइड है क्योंकि दो एडजेसेंट कार्बन पे दो ब्रोमीन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, विसिनल डाइहैलाइड बनेगा, दो लगातार कार्बन पे ब्रोमीन आएगा। रिएक्शन देखो, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको अगर मैं ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करूं, CCl4, बहुत इंपॉर्टेंट, डार्क, अंधेरे में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ब्रोमीन। तो ये क्या था, अल्किन था, अनसैचुरेटेड। ब्रोमीन जो है यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का होता है, कलर याद रखना, रेडिश ब्राउन कलर, किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर। तब ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा क्या, अल्कीन। तो सही से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप ऐसे कर लो, 1 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो एक ब्रोमीन, देखो बॉन्ड टूटा, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे आया और एक ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे, तो दोनों ब्रोमीन एक एक कार्बन पे आ गया, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे आया, बॉन्ड टूटा, और एक ब्रोमीन इस कार्बन से, और दोनों पे आया तो वो टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब दो एडजेसेंट कार्बन पे दो ब्रोमीन, दो एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलोजन आ जाए, हैलोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, 17 ग्रुप वालों को हैलोजन बोलते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हैलोजन बोलते हैं, ठीक है। दो लगातार कार्बन पे दो हैलोजन आ जाए, हैलोजन मींस दो ब्रोमीन आ जाए या दो क्लोरीन आ जाए, दो आयोडीन, तो उन्हें बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो ये बना है विसिनल डाइहैलाइड। अगर आपको विसिनल डाइहैलाइड नहीं याद है तो इसका आईपैक नाम भी कर सकते हैं, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अभी क्या है, ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन देख लो, जो ये प्रोडक्ट बनता है ये कलरलेस, 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कभी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ब्रोमीन जो कि रेडिश ब्राउन का है ये रिएक्ट करता है, अगर उसका कलर कलरलेस हो गया, मींस कलर चेंज होके किसमें हो गया, जो रेडिश ब्राउन कलर था वो डिसअपीयर होके क्या हो गया, कलरलेस, तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा जो इनिशियल रिएक्टेंट है वो क्या है, अल्कीन, वो क्या है, अल्कीन। सिंपल सा बोला जाए, मैंने बोला था दो बीकर है आपके पास, एक में किसी में भी एक सैचुरेटेड है, एक अनसैचुरेटेड, हमें नहीं पता, हम दोनों में ब्रोमीन की ड्रॉप्स डालेंगे, ठीक है, दोनों में अगर ब्रोमीन के ड्रॉप्स डिसअपीयर हो गए, कलरलेस हो गए, तो उस बीकर में अनसैचुरेटेड है, क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या है उसके अंदर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कलर जब डिसअपीयर हो जाए, कलरलेस हो जाए, होगा कलर रेडिश ब्राउन, और रेडिश ब्राउन ही है तो वो क्या है, वो ऑलरेडी सैचुरेटेड ही है। तो जो अनसैचुरेटेड वाला होगा वो रेडिश ब्राउन से कन्वर्ट होके किसमें कर देगा, उसको कलरलेस, इसलिए इसे बोला जाता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। तो ये ब्रोमीन का अगर कलर डिसअपीयर हो रहा है, गायब हो रहा है, कलरलेस हो रहा है, तो उस बीकर के अंदर क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि अनसैचुरेटेड में रेडिश ब्राउन कलर कलरलेस में कन्वर्ट हो जा रहा है, और जिसमें कलर चेंज नहीं हो रहा है वो है सैचुरेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, जो 10th के लिए भी और 11th 12th और हायर क्लासेस में तो आता ही है। ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप टेस्ट मिलते हैं, उनको हम फंक्शनल ग्रुप टेस्ट बोलते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो आज के बाद कोई भी पूछे क्लास 10th के रिगार्डिंग कि बताओ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है, तो आप बताओगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 के साथ एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि कलरलेस होता है, और सैचुरेटेड रिएक्ट करेंगे ही नहीं, वो एज इट इज रेडिश ब्राउन रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, रेडिश ब्राउन ही रहेगा वो, अगर रिएक्ट करेंगे भी तो वो रेडिश ब्राउन ही रहेगा, और जो अनसैचुरेटेड है वो रेडिश ब्राउन से क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो आप बोलोगे कि जो ब्रोमीन है अनसैचुरेटेड के साथ कलरलेस प्रोडक्ट करेगा और वो रिएक्शन कर देना है, फुल मार्क्स यहाँ पर, ठीक है। इसी को बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। हमने टेस्ट कर लिया अनसैचुरेशन है या सैचुरेशन, तो आज के बाद लैब में भी अगर आप जाओगे तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक केमिकल टेस्ट दे सकते हो। बाकी फ्लेम टेस्ट तो हमें पता ही है कि ब्लू और येलो फ्लेम देकर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सैचुरेटेड और कौन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपोनेंट्स। तो अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जो इसके बाद का टॉपिक है जो भी है इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज,
उसमें सैपोनिफिकेशन एंड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस भी आने वाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो इसे नोट करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और कुछ था यहाँ पे? नहीं, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।